नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। आज हम अपने हिस्ट्री मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज में, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि हमने ऋग्वेदिक एज कल्चर के आंसर राइटिंग को या इस टॉपिक में कैसे मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमने स्टार्ट किया था। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे हम 95 और 5% के रेशियो में बांट सकते हैं। जो 95% वाला था जिसमें हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस फीचर्स को कवर के जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पोर्शन का पार्ट होता है, और कल अपने क्लास 6 में हमने इसे कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम इस 5% को कवर करेंगे और इस 5% में हमारे पास 3 टॉपिक्स ऊपर के आते हैं या सब टॉपिक्स है। एक है पहला आर्यन के बारे में समझना कि हु वेयर आर्यंस, दूसरा उपनिषद के बारे में, उपनिषद से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तीसरा साइंस और साइंटिफिक नॉलेज इन वेदास। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम आर्यन के टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके आज के अपने इस आर्यन के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हु वेयर आर्यंस। ठीक है, किस तरह से हिस्ट्री में स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस किस तरीके से इसे पढ़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें उस पूरे के पूरे एकेडमिक डिबेट या जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है हमें वैसे नहीं समझना है। हमें ये देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसके आंसर को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आर्यंस, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। तो जब भी हमारे पास ऐसे टर्म्स आते हैं तो हम उस वर्ड को समझते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो कहाँ से टर्म डिराइव्ड है, उस वर्ड को किस लिंग्विस्टिक टर्म्स में, जो भी उसका लिंग्विस्टिक फीचर्स होता है हम उसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड आता है तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, द कंपोजर्स ऑफ ऋग्वेद describe themselves as आर्य। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऋग्वेद का कंपोजिशन किया, जिन भी फैमिलीज या जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों ने ऋग्वेदिक कल्चर, उससे रिलेटेड टेक्स्ट का जो डेवलपमेंट जो था, तो जो पूरा ऋग्वेद का जो डेवलप हुआ, उन लोगों ने अपने लिए एक कंसोलिडेटेड टर्म का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये बताया, ये इंफॉर्मेशन दिया कि हम आर्य थे जिन्होंने ऋग्वेद का क्रिएशन किया, कंपोजिशन किया। ठीक है, दिस वर्ड literally means kinsman और कंपेनियन। हिंदी में जिसे साथी के तौर पर कहा जाएगा, किन्समैन कहा जाएगा। अब ये कंपेनियन किस बेसिस पर हो सकते हैं, ट्राइब्स के बेसिस पर हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, अपने इथनिक कल्चर के बेसिस पर ये हो सकते हैं, या फिर एक सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुछ पर्टिकुलरली नहीं बताया कि हम किस तरह से हम एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, बट एक ब्रॉड जो इस वर्ड का जो मीनिंग जो भर के आता है वो है किन्समैन, कंपेनियन। अब ये किस फॉर्मेट में थे एग्जैक्टली, ये सारे फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स में भी
उनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, लैंग्वेज, इतने कल्चर, जोग्राफिकल लोकेशन, ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो इस वर्ड के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। ये तो था वर्ड का अपना मीनिंग। अब स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस आज के टाइम में इसे कैसे समझते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, और यहीं से हम इसकी मोर अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। स्कॉलर्स या फिर हिस्टोरियंस यूज द वर्ड Indo-Aryan in linguistic sense। यानी कि लैंग्वेज के साथ में इसे जोड़ते हैं। इट refers to families of languages associated with Indo-European family। तो इसे लार्जर जो इसका जो इस जो टर्म है, ये जो आर्यंस या फिर जो आर्य जो ये टर्म है, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स प्रेजेंट टाइम में इसे एक लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज के तौर पर, एक लैंग्वेज के ग्रुप के तौर पर इसे देखते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि ये क्यों होता है। अक्सर आप सभी ने अगर हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि आर्यन जो है वो एक रेस की थ्योरी के साथ में जुड़ा हुआ है। 19th और 20th सेंचुरी में जब कॉलोनियल राइटिंग का जब एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें हम कॉलोनाइजेशन के फीचर्स को देखते हैं, तो यूरोप में खास करके जो राइटिंग जो डेवलप हुआ, तो अपने इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कई सारे रेसेस को दिखाया, जैसे एशिया का रेस, अफ्रीका का रेस और यूरोप के जो रेस है। तो चूंकि यूरोप जो था इन पूरे के पूरे दोनों कॉन्टिनेंट के ऊपर अपने कॉलोनीज को क्रिएट कर रहा था, तो एक एकेडमिक जस्टिफिकेशन, एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन भी इन लोगों ने देने का कोशिश किया। खास करके जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, जो यूरोपियन राइटर्स थे, वो दिखाना चाहते थे, ये अपने आप को आर्य रेस के साथ में कनेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि फेयर स्किन्ड होना, फेयर स्किन्ड, ब्लू आईज, ये सारे जो फीचर्स थे ये आर्य के साथ में एसोसिएटेड थे। और यूरोपियन भी जो कम्युनिटी थी, यूरोपियन भी जो लोग थे, उनका भी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो था वो इसके साथ मैच करता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो इंडिजिनस लोग थे या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के जो इंडिजिनस कॉन्टिनेंट के जो इंडिजिनस लोग थे वो लोग फेयर स्किन के नहीं थे। पर चूंकि डोमिनेंट में हम ये देखा गया कि यहाँ पर रेड इंडियंस मिलते हैं, ब्राउन इंडियंस मिलते हैं, डार्क स्किन है, तो एक रेशियल सिग्रीगेशन दिखाने का इन्होंने कोशिश किया और अपने आप को इन लोगों ने आर्य रेस के साथ में एसोसिएट किया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा सिविलाइज्ड, हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रेस हैं, इसलिए हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास ये लेजिटिमेसी है कि हम आप सभी के ऊपर रूल करेंगे। और इस तरह से कॉलोनियलिज्म को, कॉलोनीज को जस्टिफाई किया गया। ठीक है, तो पहले जो ये पूरा का पूरा आर्यन का जो हमें 19th और 20th सेंचुरी में जिसका जो स्टडी देखने को मिलता है वो रेस के थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। और इसमें रेस में सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल या लिंग्विस्टिक अदर कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पढ़ाते थे या समझते थे, बल्कि उनका मेन एजेंडा था रेसिज्म को फॉलो करना। ठीक है,
और आगे चलकर कई सारे, खास करके अफ्रीका में तो आपने देखा होगा, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें अपार्थीड जैसे हमें मूवमेंट्स भी दिखाई देते हैं जो कि रेसिज्म के अगेंस्ट में उभर कर आते हैं। तो ये सबसे पहला एक आइडिया था जहां पर हम आर्यंस को एक रेस के तौर पर देख रहे थे, उसे जस्टिफाई किया जा रहा था कॉलोनिज्म को जस्टिफाई करने के लिए, और रेसिज्म के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इसका यूज देखा गया। इसके बाद में 20th सेंचुरी में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान में खास करके जो नाजी जो प्रोपेगेंडा जो होता है जर्मनी की तरफ से जो उभर के आता है हिटलर का, कि वो भी अपने अटैक्स को, जो छोटे छोटे जो नेशंस थे उनके ऊपर अटैक करके अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, फेयर स्किन, ब्लू आईज, इन सारे के कंसेप्ट से अपने आप को जो एसोसिएट करते हैं और अपने आप को एक डोमिनेंट रेस के तौर पर दिखाते हैं, और अपने जितने भी एग्रेसिव एक्टिविटीज थे, जितने भी अपने दूसरों बाकी स्टेट्स को कब्जा करना, उनके राइट्स का हनन करना, मर्डर करना, जितने भी इनह्यूमन एक्टिविटीज थी उन सबको जस्टिफाई करने के लिए इस वर्ड को भी इस्तेमाल किया गया, इस आर्यन रेस और इस आर्यन थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। बाद में जब हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जब 20th सेंचुरी पोस्ट 1950 के बाद से जब लगभग एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स के जो जितने भी कंट्रीज थे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वहां पर स्कॉलर्स, इंडिजिनस स्कॉलर्स आते हैं, तो उन्होंने इन सारे आइडियाज को चैलेंज किया और ये दिखाया कि ये रेस के साथ तो हो सकता है, कोई इथनिसिटी के साथ में तो एसोसिएटेड है, बट लार्जली ये एक लैंग्वेज, एक लिंग्विस्टिक पैटर्न को शो करता है, लिंग्विस्टिक इमर्जेंस को ये शो करता है। ये किसी सिग्रेगेशन के तौर पर कि हमें सिग्रेगेट करना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम इसे लैंग्वेज के डेवलपमेंट के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें माइग्रेशन एंड इंटरमिक्सचर ऑफ पीपल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ओल्ड आइडियाज था, जितना भी रेसिज्म का थ्योरी होता है और नाजी का जो प्रोपेगेंडा होता है, मॉडर्न टाइम में हम इसे लिंग्विस्टिक टर्म्स में समझते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडो आर्यन जो है ये इसका एक सब ब्रांच है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सबसे ऊपर में है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन फैमिली, इसका सब पार्ट है इंडो ईरानियन, या इसका एक ब्रांच है, इसके कई सारे ब्रांच है, इंडो ईरानियन। और इसी इंडो ईरानियन का जो फर्दर जो ब्रांच जो उभर कर आता है वो है इंडो आर्यन। यानी कि शुरुआत में ये एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे माइग्रेशन होके डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में आते हैं तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है और एक नए लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फिर जब ये माइग्रेट करके जब इंडिया के तरफ में आते हैं तो फिर वहां पर जो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन होता है, कुछ इनके इंडिजिनस जो वर्ड्स होते हैं, कुछ जो बाहर से जो वर्ड्स लिए जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से जो वर्ड जो है वो हमें जो एक लिंग्विस्टिक पूरे के पूरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, कल्चर का डेवलपमेंट होता है, उसे हम इंडो आर्यन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी था, कैसे हम ऋग्वेदिक कल्चर में देखते हैं कि उसमें जो नॉन आर्यन वर्ड्स भी जो हैं वो भी हमें कई सारी चीजों के बारे में दिखाई देता है। बहुत सारे जो मार्जिन्स में रहने वाले जो लोग थे, जो कि ब्राह्मणिक कल्चर या ब्राह्मणिक आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे, उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। अथर्ववेद इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। फॉरेस्ट पीपल को जो मेंशन किया जाता था, उनके पॉपुलर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को जो मेंशन किया गया है, ये सारा दिखाता है कि एक कल्चरल एसिमिलेशन, एक इंटरमिक्सचर का प्रोसेस जो है वो बहुत ही टाइम इममेमोरियल से चलता हुआ आ रहा था। तो ये जो एक प्योर रेस का जो कंसेप्ट था, ये जो दिखाने का कोशिश किया गया कि आर्यंस जो है वो अपने आप में एक प्योर रेस है, प्योर इथनिक कम्युनिटी के तौर पर है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरमिक्सचर नहीं है, ये अपने आप में एक आइसोलेटेड है और
क्योंकि ये एक आइसोलेटेड और एक प्योर रेस है, तो इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये किसी और के साथ में मिक्सचर भी नहीं होगा इनका, और ये इनको अपने सैंक्टिटी, अपने प्योरिटी को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी में या जो आइडियाज लोगों में होता है उसमें हायरार्की का जो नोशन है वो क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब हम खास करके डीएनए और जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखते हैं, तो जब से हमें ह्यूमन के ट्रेसेस मिलते हैं अफ्रीका से लेकर और आज तक, कोई भी ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रेस नहीं है, कोई भी ऐसा ट्राइब नहीं है, कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है, कोई एक ऐसा नेशन नहीं है जहाँ पे कि हमें मिक्सचर देखने को ना मिले। अगर सबके डीएनए और जेनेटिक एनालिसिस को अगर किया जाए तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं डिफरेंट कॉन्टिनेंट के साथ में हमारे जो डीएनए जो है, हमारे जीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ में मैच करेंगे। एशिया का अफ्रीका के साथ में मैच कर सकता है, अफ्रीका का यूरोप के साथ में, यूरोप का अमेरिका के साथ में। तो इस तरीके से माइग्रेशन का जो हिस्ट्री है, इसी से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, सिंस अफ्रीका से स्टार्ट करते हुए और आज तक में। तो प्योर रेस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, और यही आर्यन थ्योरी और आर्यन रेस का जो मेन जो एजेंडा था, अपने आप को भी एक प्योर रेस के तौर पर दिखाना था। लेकिन साइंटिफिक एविडेंसेस के हिसाब से जितने भी हमारे डीएनए एनालिसिस होते हैं, जेनेटिक स्टडीज होते हैं, उनसे ये सभी चीज को नकारा जाता है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में रखना है। जब भी आपसे कोई अगर पूछे कि हु वेर आर्यंस, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। जो बात रहता है प्योर कंसेप्ट वाला, जो नाजी का जो प्रोपेगेंडा होता है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी होता है, ये हम हिस्ट्री ऑप्शनल के राइटिंग में यूज करते हैं। वहां पर हमें जब डिबेट्स एंड हिस्टोरियोग्राफी में जब जाना होता है, तब उस पॉइंट पे लिखा जाता है। GS1 के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, ये 2 पॉइंट ही आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन जो होगा, अगर GS1 के पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं, तो ये इंटायरली फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ आर्यंस के ऊपर नहीं, ये पार्ट में आएगा। जैसे हु वेर आर्यंस फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में दूसरा उसी के साथ में एसोसिएटेड सेकंड लाइन का या फिर उसी लाइन में क्वेश्चन रहेगा। इन दैट रेस्पेक्ट और इन दिस रिगार्ड एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक ऑफ द अर्ली वैदिक एज, या फिर द चेंजेस व्हिच वेयर फाउंड इन द फ्रॉम अर्ली वैदिक एज टू लेटर वैदिक एज। तो जॉइंट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको आर्यंस के बारे में अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे लाइंस जो है वो लिखने, ताकि ब्रीफली तरीके से आप समझा सकें। हिस्ट्री ऑप्शनल के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली उनका क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, और उसे आपको डिबेट्स और हिस्टोरियोग्राफी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम की किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, वो मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। अब एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको दिमाग में रखना है। वो आ जाता है आर्यन के ओरिजिन से रिलेटेड एक डिबेट को समझना पड़ेगा। आर्यन ओरिजिन कि आखिर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये जो वर्ड, जो ये लोग थे, जो अचानक से हमें जो एक ऋग वैदिक कल्चर का जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जिन लोगों ने कहा कि हमने इस कल्चर को डेवलप किया है और अपने आप को इन्होंने आर्यन कहा, तो आखिर ये कौन थे, कहां से आए, क्या इनका ओरिजिन था, इसके बारे में बहुत एक लार्जर डिबेट चलता है। और इस डिबेट को लार्जली हम 2 पार्ट में समझते हैं। कुछ इतिहासकारों और स्कॉलर्स का मानना है कि इनका जो ओरिजिन था वो फॉरेन ओरिजिन है, यानी कि ये माइग्रेट कर कर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचे। और कुछ लोगों का ये मानना है प्रेजेंट टाइम में कि इनका इंडिजिनस ओरिजिन था। ये ऑलरेडी इंडिया में ये ट्राइब्स, ये कम्युनिटीज प्रेजेंट थे,
और टाइम के साथ में इन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके लार्जली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अपने आप को अलग दिखाया और अपने आप को एक अलग सोशल फॉर्मेशन और सोशल फॉर्मेशन से एक डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन, एक डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेज पे ये गए और फाइनली एक डिफरेंट प्रकार का एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, फॉरेन ओरिजिन में हमें कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें यह दिखाया गया कि इनका जो ओरिजिनल होमलैंड है वो सेंट्रल एशिया, तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा, इन सभी एरियाज में जो इनका ओरिजिनल होमलैंड जो था वो स्प्रेड था। ये यहाँ के रीजन्स में रहने वाले लोग थे। टाइम के साथ में जब रिसोर्सेस के ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये धीरे धीरे करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ में बढ़ते गए छोटे छोटे ग्रुप्स के तौर पर। अर्ली पहले एक ग्रुप आया, अर्ली वैदिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर जब दूसरे ग्रुप का माइग्रेशन होता है तो कुछ जो अर्ली वैदिक वाले पहले से ही आ चुके थे वो फर्दर फिर ईस्ट के तरफ माइग्रेट करते हुए इंडो गैंगेटिक वैलीज की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से जो माइग्रेशन है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होता रहता है। ठीक है, जो इनका वाइडली एक्सेप्टेड, अब जहां से माना जाता है कि इनका ओरिजिन हुआ है, वाइडली एक्सेप्टेड आज के टाइम में जो इनका जो प्लेस है वो है पोंटिक कैस्पियन स्टेपीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में, जो कि बेसिकली आज का यूक्रेन और रशिया का जो रीजन है, वहां पर हमें इनका एक सिग्निफिकेंट ओरिजिन जो है हमें देखने को मिलता है और खास करके साइट ऑफ सिंतास्ता। ये साइट जो है ये कहां पर है? ये रशिया में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि क्लोज कनेक्शन शो करता है आर्यंस के माइग्रेशन करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने का, और ये बताता है कि जो आर्यंस जो थे, ओरिजिनल इनका होमलैंड जो था वो यहीं पर इस पोंटिक कैस्पियन स्टेपीज एरिया में हमें इनका ओरिजिन देखने को मिलता है। और जो कल्चर जो ये अपने साथ में जो लेके आए, इसके जो एविडेंसेस हैं, इनके जो ट्रेसेस हैं, वो अर्लीस्ट लेवल पर हमें यहाँ पर दिखाई देने को मिलते हैं। ऋग्वेद का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें जो देखने को मिलता है वो है हॉर्स ड्रॉन चैरियट एंड chariot with spoked wheels। ये जो साइट है सिंतास्ता रशिया, ये ओल्डेस्ट साइट है, याद रख लेना, द फर्स्ट साइट एंड द ओल्डेस्ट साइट जहां पर हमें चैरियट विथ स्पोक्ड व्हील के एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, ये ओल्डेस्ट साइट इन द वर्ल्ड है। आपके जनरल नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अपने इसको याद रखना। सिंतास्ता का जो साइट है रशिया में, इसमें चैरियट विथ स्पोक व्हील के जो एविडेंस मिलते हैं, और ये डोमिनेंट फीचर होता है ऋग्वेदिक कल्चर का, जो एक हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी, हॉर्स का हमें यूज देखने को मिलता है, चैरियट्स का देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो खास करके अश्वमेध यज्ञ जो होता है, फिर उसके बाद में राजसूय यज्ञ होता है जिसमें चैरियट रेस के साथ में पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें उसके जो ओरिजिन के एविडेंसेस जो हैं, फर्स्ट और ओल्डेस्ट एविडेंस जो है वो हमें इस साइट पर देखने को मिलता है। और इस बेसिस पर तो क्या हो रहा है, एक तो अगर हम एविडेंसेस के तौर पर अगर देखें
जो कि इस फॉरेन ओरिजिन को कहता है। एक तो ये सारे के सारे इनके ओरिजिनल होमलैंड्स हैं जो कि माइग्रेशन के थ्योरीज को बताते हैं। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है सिंतस्ता वाला, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देता है। तो ये दोनों प्रूफ करते हैं कि जो आर्यंस थे वो सीरीज ऑफ माइग्रेशन से इंडिया में आए, अपने साथ में डिफरेंट कल्चर्स को लेकर आए, और जब उस कल्चर्स को इंडिया में जब वो लेके आए अपने साथ में, अपने प्रैक्टिसेस को लेके आए, और यहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे जब उसके साथ में उनका क्रॉस कनेक्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर एक दूसरा और एक डिफरेंट कल्चर उभर कर आया, तो फाइनली हमें एक ऋग्वेदिक कल्चर जैसा हमें चीजें जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अर्ली वैदिक एज में हम क्या देखते हैं कि चूंकि ये स्टेपीज में रहने वाले लोग थे, प्लेन लैंड में एरिया में रहने वाले लोग थे, तो ये ज्यादातर नोमैडिक और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर पेस्टोरलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन जब ये इंडिया में आते हैं और प्लेन एरिया में पहुंचते हैं, द्वाब एरिया में आते हैं, तो इन्हें जब एग्रीकल्चर का जब और यहाँ के सोसाइटी के साथ में, यहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ में जब इनका इंटरेक्शन होता है, तो धीरे धीरे फिर ये सेडेंट्री लाइफ और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जो कि हमने देखा कैसे अर्ली वैदिक एज में पेस्टोरलिज्म का इम्पोर्टेंट है और लेटर वैदिक एज में फिर हमें एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन का प्रोसेस जो है वो हमें लेटर वैदिक एज में देखने को मिलता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे इस फॉरेन ओरिजिन को समझाने का कोशिश किया गया है, ये सारे के सारे एविडेंसेस दिए गए। ठीक है, साइट ऑफ सिंतस्ता को याद रखना, ये ओल्डेस्ट साइट है, फर्स्ट साइट है वेयर द चैरियट विद स्पोक व्हील आर फाउंड। और अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो फिलहाल में जो सिनौली का जो साइट है, ठीक है, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अभी हमें सबसे ओल्डेस्ट चैरियट व्हील के, हमें चैरियट व्हील ड्रॉन बाय हॉर्सेस का जो ओल्डेस्ट एविडेंस इंडिया में जो अवेलेबल है वो सिनौली में हमें देखने को मिलता है। ये रिसेंट फाइंड किया गया है और वर्ल्ड के लेवल पर हमें सिंतस्ता रशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स के नाम जो है वो याद रखना, आपके ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब हम फॉरेन माइग्रेशन की बात करते हैं तो रिसेंट टाइम में जो जितने भी जो डीएनए एनालिसिस हुए हैं वो भी माइग्रेशन को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और फाइनली ये अपने सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ हॉर्स एंड चैरियट gave them political dominance in the land of सेवन रिवर्स, जो कि हमने अपने ऋग्वेद एज में पढ़ा था कि वो बताते हैं कि इनका जो क्रिएशन हुआ है, जो ऋग्वेदिक लिटरेचर का जो क्रिएशन हुआ है वो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स में हुआ है। कौन कौन से हैं लैंड ऑफ सेवन रिवर्स? इंदस, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये कितने हो जाते हैं मिलाकर 6, और एक जिसे सरस्वती रिवर कहा गया था ऋग्वेदिक लिटरेचर में,
प्रेजेंट टाइम में जिसे घग्गर हाकरा रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये माइग्रेट करते हैं और खास करके अपने सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी जिसमें हॉर्स और चैरियट का इस्तेमाल मिला, यानी कि एक स्पीड और एजिलिटी के साथ में। ऐसा कहा गया है कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम उस समय पे लार्जली जो लोग थे वो एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे, पर एलिफेंट्स के यूज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये बल्की होते थे। ये पावरफुल तो हुआ करते थे लेकिन ये बल्की हुआ करते थे और इनमें स्विफ्टनेस का कमी था। और हॉर्स यही एडवांटेज देता है कि वो स्विफ्ट तरीके से किसी भी लड़ाई में उस टाइम पर एक एज प्रोवाइड करता था। और खास करके इसका यूज हमने कब देखा है, जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड में जाते हैं, जब टर्किश इन्वेजन्स होते हैं इंडिया में, उस टाइम पर हमें इसका काफी डोमिनेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से फॉरेन ओरिजिन का जो एक्सप्लेनेशन है वो इन सभी चीजों में लाई करता है। ये सारे पॉइंट्स दिखाकर एक्सप्लेन किया गया है कि आर्यंस जो थे वो इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट के तरफ में, जिसमें ये बताया गया है कि इनका इंडिजिनस ओरिजिन था। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला कहा गया किस बेसिस पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेड वैदिक कल्चर। लेकिन लार्जली इसी बेसिस पर इसका एक इंडिजिनस ओरिजिन देने का कोशिश किया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को वैदिक कल्चर के साथ में रिलेट करने का कोशिश किया गया। ऑल्दो जब वैदिक कल्चर या फिर इन लोगों का जब माइग्रेशन होता है और ये लेट हड़प्पन या फिर पोस्ट हड़प्पन पीरियड में इंटर करते हैं, पोस्ट हड़प्पन फेज में इनका हमें इमर्जेंस दिखाई देखने को मिलता है और कई सारे पोस्ट हड़प्पन सिटीज के साथ में ये एसोसिएटेड थे। लेकिन चूंकि प्रीवियस फेज के साथ में ये एसोसिएटेड नहीं होते हैं, एक तो सबसे पहला पॉइंट वो हमें देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे हमें कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये जो थ्योरी है ये अपने आप में कई सारे फ्लॉज से भरा पड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला तो स्क्रिप्ट। अगर ये वैदिक कल्चर वाले लोग अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही जुड़े हुए थे, तो क्या अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट जो था वो अनडिसाइफर्ड था? तो तब तो हम उसे डिसाइफर कर पाते, पहला चीज ये। फिर वैदिक कल्चर में जो लैंग्वेज, चलो माना कि ओवर अ पीरियड ऑफ 100,000 ईयर्स में स्क्रिप्ट का डिफरेंट डेवलपमेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस का डिफरेंट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक इंडो यूरोपियन ब्रांच ऑफ फैमिली के साथ में एसोसिएटेड है, तो वहां से तो उसको तो पढ़ाई करके हम इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर सकते थे। तो बाकी सारे लैंग्वेजेस को जब हमने डिसाइफर कर लिया, जब समझ लिया, हमने प्राकृत को समझ लिया, हमने प्राकृत को समझ लिया, तो आखिर फिर हम इस स्क्रिप्ट को क्यों नहीं डिसाइफर कर पाए? फिर इनके कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें एक अर्बनाइज्ड कल्चर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक रूरल पिक्चर देखने को मिलता है। इनके बहुत सारे पैटर्न्स में हमें ये हॉर्स सेंट्रिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो एक हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था। हॉर्स के हमें एविडेंस मिलते हैं, पर वो एक हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हमें किसी प्रकार का इतना लार्जर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो है वो देखने को नहीं मिलता है। वर्ण का जो स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो हमें कहीं पर भी दिखाई देने को नहीं मिलता है। तो बाय एंड लार्ज बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो ये दिखाते हैं
कि जो ये लाइन जो बात कहा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेड द वैदिक कल्चर, ये अपने आप में ठोस नहीं है, ये ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है rather than आर्कियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली सब्सटेंशिएट करने की वजह। ठीक है, तो यही था थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन में, यही एक मेन पॉइंट है, इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है। इसका एक ये भी है कि कुछ स्कॉलर्स ने अभी ये माना है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो वर्ड्स जो हैं वो द्रविडियन, कई सारे ऐसे कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने एक दो वर्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पन जो साइंस और जो लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलते हैं वो द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में मिलते हैं, ना कि इंडो आर्यन और खास करके संस्कृत लैंग्वेज के साथ में। उनका जो कनेक्शन है वो द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में देखने को मिलता है, ना कि संस्कृत या फिर इंडो यूरोपियन फैमिली के साथ में। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस को दिखाता है कि ये थ्योरी जो है ये ज्यादा होल्ड अपने आप में नहीं करता है। ठीक है, और ज्यादा जो बेंट जो है अगर इस थ्योरी की तरफ में अगर हम देखते हैं तो माइग्रेशन को सजेस्ट करता है। और इसके साथ साथ में प्रेजेंट टाइम में जो डीएनए एनालिसिस है, जो हमें जो देखने को मिलते हैं वो जो बात सजेस्ट करते हैं, तो इसमें हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली आज के टाइम में कोई भी एक ऐसा रेस या कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है, इवन जो आज के भी डेट में आइसोलेटेड कम्युनिटीज भी जो है उनको भी ये नहीं कहा जा सकता है, अगर कोई कहे कि हम आर्टिक सर्कल में या अंटार्कटिक सर्कल में जाके जो लोग रहते हैं उनमें भी अगर उनका भी जब डीएनए एनालिसिस किया गया, उनका भी जब जेनेटिक प्रोफाइलिंग किया गया, तो उसके भी जो एविडेंसेस हैं वो हमें अफ्रीका के साथ में मैच करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्योर रेस जैसा या प्योर ह्यूमन जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिलहाल में साइंस यही बात बताता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों से हम क्या समझते हैं? इंडो आर्यन a long and complex story of migration and mixture of population। सबसे पहला तो हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि ये जो टर्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये क्या दिखाता है? अ स्टोरी ऑफ माइग्रेशन एंड मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट, को एग्जिस्टेंस एंड इंटरैक्शन of people of different cultures। कोई माइग्रेट करके कहीं से आ रहा है, ऑलरेडी वहां पर कुछ लोग पहले से प्रेजेंट हैं, जो माइग्रेट करके आए उनका कुछ कल्चर, जो लोग पहले थे उनका कुछ कल्चर, एसेसिमिलेशन होता है और एक नया कल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होके आता है, जिसमें हजारों साल तक का टाइम लगता है। ठीक है, और तीसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैनॉट बी इक्वेटेड with history of Aryans। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो आर्यन का जो हिस्ट्री होगा
वही पूरे के पूरे भारत का ही इतिहास हो सकता है। ये डाइवर्स सोसाइटी है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी ऑफ लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है। किसी भी एक आइडिया से, किसी भी एक कल्चर से, किसी भी एक कम्युनिटी से, रिलीजन से, लैंग्वेज से हम इंडिया को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही प्रेजेंट टाइम में हम एक नेशन स्टेट के कंसेप्ट के फॉर्म में रहते हैं, जहां पर वर्ल्ड्स में लगभग जो भी ज्योग्राफिकल एंटिटी है आज अपने आप को नेशन के तौर पर दिखाई दिया, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। हम सबसे पहले अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज डिमार्केट करना होगा कि हम जब अगर यूनिफॉर्मिटी अगर लाने का कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो कहाँ तक और किस हद तक होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी अगर चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, गवर्नेंस को सही करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए, लोगों के लाइफ को बेटर करने के लिए अगर किया जा रहा है तब तो सही है। लेकिन अगर इसके नाम पर, यूनिफॉर्मिटी लाने के नाम पर अगर किसी के अगर पास्ट के आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, डोमिनेंट हो या नॉन डोमिनेंट हो, अगर हम इस प्रकार के अगर स्टेप्स को अगर लेते हैं और अगर इम्पोज करने का सोसाइटी के ऊपर अगर कोशिश करते हैं, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी रिलीजन के लोगों के ऊपर, तो ये चीजें सही नहीं है। ये साइंस होगा। अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर अपने आप को चलाना चाहते हैं तो हमें डेटा, फैक्ट्स और एविडेंसेस को समझना होगा। ये नहीं कि कहीं से थोड़ा सा एक लोन हमने कहीं से डेटा और फैक्ट कलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे बस खाली अपने प्रोपेगेंडा को हम फैला रहे हैं, तो ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता है, ये स्यूडो साइंटिफिसिज्म होता है। और आधा अधूरा ज्ञान किसी लायक नहीं होता है। हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। हमारा इतिहास ही हमें बताता है कि हम एक डाइवर्स सोसाइटी थे। हमारा इतिहास बताता है कि हम एक डाइवर्स सोसाइटी हैं और डाइवर्सिटी के साथ में जीना, उसे एक्सेप्टेंस करना, यही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है, ये चीजें आपको समझना है, जो कि आर्यन थ्योरी या आर्यन के कंसेप्ट से या हु वेर आर्यंस से हमें ये चीजें समझ में उभर कर आता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने क्लास 8 में हम उपनिषद के ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से अगर उससे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके आंसर राइटिंग को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे, किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है। मैंने पहले भी 2 चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहला कि मैं आपको एक मॉडल आंसर लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ में पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। पढ़ाना सबसे पहले जहाँ पर है वो है जीएस फाउंडेशन के कोर्स में, जहाँ पर मैं डिटेल तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को डील करता हूँ, टॉपिक को डील करता हूँ कि जब भी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और पर्टिकुलर कमांड के साथ में अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या उसमें कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट को एक पूरे प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्मेट में उसको इलाबोरेट और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना, ये मैं आपको समझाते हुए जाता हूँ, ये आपके क्लास में अवेलेबल है। तो जब भी आप अगर सबसे पहले अगर मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज को अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले जीएस फाउंडेशन का कोर्स करिए। जीएस फाउंडेशन के कोर्स के बाद में मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए। फिर जब मैं क्वेश्चंस देता हूं तो फिर उस क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इस्तेमाल कीजिए। इस 3 प्रक्रिया के बाद में ही जाके आपका कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन हो पाए। अदरवाइज आप हाफ बेक्ड ही रहेंगे, आप अपने भरोसे पर रहिए। फिर अगर आपको लगता है कि आप ठीक है बाद में कर सकते हैं, पर बाद में करते करते कभी नहीं हो पाता है। स्पीड के साथ में अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कीजिए और जो आज का टास्क है, जो अभी जो करवाया जा रहा है, उसे कंप्लीट करके खत्म कीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर के टाइम्स में आप रिवीजन करें, पढ़ने और समझने में आपका टाइम ना जाए। ठीक है, और जैसा कि मैंने हमेशा मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। तो हमने कल वैदिक एज से रिलेटेड उसके टॉपिक्स को हमने कवर किया था, फीचर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ,
आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, assess the socio-political and economic condition of India, economic condition of North India during the ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्ली वैदिक economy, society and polity. Analyze the political structure and religious beliefs and practices of Northern India during लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर अगर आप भेजना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, revoltara1857@gmail.com। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को जो है वो भेज सकते हैं। जो भी इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं अटेम्प्ट कीजिए। पूरा मैंने आपको सारा चीज़ समझाया है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैसे लिखना भी है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम उपनिषद को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।